आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आज तक का सबसे पावरफुल इंसान एलोन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स या फिर अंबानी है। ये लोग भी पावरफुल हैं, लेकिन सिर्फ अभी के टाइम के लिए। हिस्ट्री में एक ऐसा इंसान भी था जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस था। वो पहला इंसान था हिस्ट्री में जिसकी कंपनी $1 बिलियन के नेटवर्थ को टच कर पाई थी और दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री में उसकी मोनोपोली चलती थी। और बहुत सारे केसेस में पूरे अमेरिका की इकोनॉमी इस इंसान के एक्शन पर डिपेंड करती थी। आसान भाषा में समझाऊं तो इस इंसान के एक सिग्नेचर से मार्केट को क्रैश किया जा सकता था और एक सिग्नेचर से डूबते हुए मार्केट को बचाया जा सकता था। और उस इंसान का नाम था जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन, जेपी मॉर्गन, जो कि अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन था। उन्होंने 100-150 साल पहले जो लेगेसी छोड़ी थी वो आज भी प्रॉफिट में चल रही है और अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर को रूल कर रही है। आज की हमारी केस स्टडी है जेपी मॉर्गन के बारे में। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जेपी मॉर्गन का जन्म 17 अप्रैल 1837 को हुआ था। बचपन में उनके पिता को भी नहीं पता था कि ये बड़े होकर इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि वो बचपन से ही काफी वीक बच्चे थे। वो बच्चे होते हैं ना जो बार बार बीमार होते रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी काफी वीक होती है। जेपी मॉर्गन वैसे बच्चे थे। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जेपी मॉर्गन काफी सारी डिसीज से स्ट्रगल करते रहते थे, लाइक जैसे कि कफ होना, माइग्रेन होना या फिर फीवर होना, जिसकी वजह से इनके पिता काफी परेशान रहते थे। अब क्योंकि इनके पिता बैंकिंग सेक्टर में काम करते थे तो इनके पैसा बहुत था, इसलिए इनके पिता ने इनको एक आइलैंड पर भेज दिया। उनको ऐसा लगता था कि शायद वहां जाकर वहां के टेम्परेचर की वजह से इसकी बीमारियां ठीक हो सके। अब आपको ऐसा लगता होगा कि सारी सक्सेस स्टोरी जीरो से स्टार्ट होती है, लेकिन जॉन तो काफी रिच फैमिली से थे। उनके दादा काफी बड़े बिजनेसमैन थे और पिता बैंकिंग सेक्टर में थे, तो उन्हें तो सक्सेसफुल होना ही था। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी फर्स्ट जनरेशन में वो टॉप पर थी, लेकिन सेकंड और थर्ड जनरेशन में वो बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ पर जॉन को जितनी भी सहूलत मिल रही थी उसने उन सबका अच्छे से फायदा उठाया और अपने फादर से भी ज्यादा पावरफुल इंसान बना। उस आइलैंड से आने के बाद जॉन आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए चला जाता है और 1857 तक वो बोस्टन से, स्विट्जरलैंड से और जर्मनी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है और 19 साल की एज में वो मार्केट में कदम रखते हैं। उनके पिता जिस कंपनी में काम करते थे उसी कंपनी में उसको जॉब दी जाती है, जहां पर उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी होती थी, जो उस समय पर काफी अच्छा पे करने वाला काम माना जाता था। लेकिन जॉन के फादर को हमेशा ये लगता था कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है और ये बहुत जल्दी सक्सेस चाहता है। वो उनको बार बार बोलते थे कि धीरे धीरे चलो। इसी बीच जॉन ने कंपनी का पैसा यूज कर ब्राजीलियन कॉफी को खरीदा और उसको खरीद कर ले आए। उस वक्त उनके पास कोई बायर भी नहीं था। बाद में उसके बायर ढूंढे गए, हालांकि बाद में उनको प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन कंपनी वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला कि हम इस तरह के रिस्क नहीं ले सकते। उसके बाद 1861 में जॉन ने करंट कंपनी को छोड़ा और खुद की कंपनी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। उसी साल जॉन ने शादी भी की अपने फर्स्ट लव एमेलिया के साथ। लेकिन शादी के कुछ ही टाइम बाद उनको पता चला कि उनकी वाइफ को ट्यूबरकुलस नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से उनकी वाइफ को काफी ज्यादा खांसी होने लगी। तो जॉन ने सेम प्रोसेस उस पर भी अप्लाई करने का सोचा जो उन पर किया गया था। वो अपनी वाइफ को एक आइलैंड पर ले गए और ये सोचा कि शायद वहां के टेम्परेचर की वजह से ये ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शादी के सिर्फ 4 महीने के बाद ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई। इसके बाद वो टूट चुके थे। उनको ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस चीज से कभी निकल ही नहीं पाएंगे, लेकिन तब उन्होंने एक डिसीजन लिया और खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया। जिस समय जेपी मॉर्गन पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे उस समय अमेरिका की हालत भी ठीक नहीं थी। उस समय अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी। तब अमेरिका की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि सभी सिविलियन को वॉर में आना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई आना नहीं चाहता तो उसको $300 पे करने पड़ेंगे, फिर उसका एक सब्स्टिट्यूट वॉर में उसकी जगह पर भेज दिया जाएगा। फिर जॉन ने भी $300 पे किए और खुद को वॉर से बाहर रखा, लेकिन पार्शली। वो वॉर में खुद लड़ने तो नहीं गए, लेकिन उस वॉर से उन्होंने फायदा बहुत कमाया। उन्होंने देखा कि वॉर में राइफल्स की जरूरत बहुत है। तब उन्होंने गवर्नमेंट से पुरानी राइफल्स को खरीदा $3.5 पर राइफल और उन राइफल्स में छोटी छोटी खामियों को दूर कर सेम राइफल्स वापस सेम गवर्नमेंट को $22 पर राइफल पर बेच दिया, जिससे उन्होंने सीधा 600% का प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद जब गवर्नमेंट को ये बात पता चली तो उसके लिए उनको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। उसके बाद उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया जो उनको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बना सकता था। उन्होंने जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज थी उन सबको इकट्ठा करने का सोचा, क्योंकि उनका मानना था कि अगर मेरा इन्फ्लुएंस सब जगह रहेगा तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। तब उनकी नजर पड़ी रेल रोड कंपनीज पर, जो कंपनी रेल ट्रैक्स बनाती थी। उस वक्त वो कंपनीज काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में थी, तो जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज खत्म होने वाली थी। तब जॉन ने सोचा कि क्यों ना मैं इन सबको इकट्ठा ले आऊं। उसके बाद जॉन ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। उन्होंने एक काम और किया, जितने भी उनके पुराने लीडर थे उन सबको कंपनीज से रिमूव किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये सब लीडर किसी काम के नहीं है, इन्हीं की वजह से कंपनीज की ये हालत है। इसके बाद वो इन सभी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बने। इस कंसेप्ट को उस टाइम मॉर्गनाइजेशन का नाम दिया गया। आज के समय में इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीट लेना बोलते हैं, लेकिन उस
उस टाइम पर इसे मॉर्गनाइजेशन का नाम दिया गया था। इस तरह जॉन ने अमेरिका की सबसे पावरफुल रेल रोड कंपनी बनाई, जिससे यूरोप के देशों से भी पैसा सीधा अमेरिका में आने लगा, क्योंकि ये कंपनी सबसे ज्यादा स्टेबल थी। इस टाइम पर जॉन अमेरिका का 1/3 रेल रोड ओन करते थे, जबकि रेल रोड इंडस्ट्री अमेरिका का 60% मार्केट को कैप्चर करती थी। मतलब रेल रोड इंडस्ट्री में जॉन की मोनोपोली क्रिएट हो चुकी थी। अभी तक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे विलियम मैकिनली, जो कि जेपी मॉर्गन के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर अचानक उनका मर्डर हो गया और उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट बने रूजवेल्ट, जिनके व्यूज जॉन से एकदम अलग थे। वो मोनोपोली इंडस्ट्री के एकदम अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि अगर किसी एक कंपनी पर या किसी एक इंसान पर बहुत ज्यादा पावर रहेगी तो ये अच्छा नहीं होगा अमेरिका के लिए। इसीलिए उन्होंने जॉन की कंपनीज पर कार्रवाई स्टार्ट करवा दी। तब उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि किस तरह जॉन की कंपनी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। लेकिन जॉन के कुछ और ही प्लान थे। जॉन ने मार्केट को एनालाइज किया और देखा कि जो यूएस को पूरी तरह से बदल रहा है वो है स्टील इंडस्ट्री। तब जॉन ने 1901 में स्टील इंडस्ट्री में एंटर होने का प्लान बनाया। उस टाइम पर कार्नेगी स्टील पूरे अमेरिका को कैप्चर कर बैठा हुआ था, जो सबसे वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज में से एक थी अमेरिका के लिए। कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री से हर साल $40 मिलियन जनरेट करता था, लेकिन उस वक्त तक वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और थक चुके थे और वो रिटायर होना चाहते थे और वेट कर रहे थे कि कोई आए और उनकी कंपनी को खरीद ले। लेकिन कार्नेगी को इस बात का घमंड था कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसे खरीद सके। उस वक्त जॉन उनके पास गए उनका ये घमंड तोड़ने के लिए। उन्होंने कार्नेगी को एक ब्लैंक पेज दिया और बोला जो अमाउंट आपको चाहिए आप इसमें लिख दीजिए। तब कार्नेगी ने उसमें $480 मिलियन लिखे, जिसको जॉन ने बिना किसी नेगोशिएशन के एक्सेप्ट किया। ये हिस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील थी। लेकिन इसके बाद जॉन ने यह भी बोला कि अगर कार्नेगी $100 मिलियन और मांगते तो मैं उनको वो भी दे देता, क्योंकि उनका फ्यूचर विजन बहुत ज्यादा बड़ा था। तब उन्होंने सारी स्टील कंपनीज को मर्ज कर एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी को बनाया, जिसका उन्होंने नाम दिया यूएस स्टील कंपनी, जो वर्ल्ड की पहली $1 बिलियन कंपनी बनी, जिसका नेटवर्थ $1.4 बिलियन था। तो मतलब अभी तक की दो सबसे बड़ी इंडस्ट्री स्टील और रेल रोड, इन दोनों पर जॉन की मोनोपोली क्रिएट हो चुकी थी। इसके बाद जॉन ने एडिसन इलेक्ट्रिक और दूसरी इलेक्ट्रिक कंपनीज को मिलाकर जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी बनाई और AT&T कंपनी भी बनाई। इस तरह से कंपनीज को मर्ज करने में और उसके बाद उनसे मोनोपोली क्रिएट करने में जॉन को अभी तक कोई टक्कर नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब मीडिया में इनके खिलाफ नैरेटिव चलने लगे, जिससे ये काफी परेशान रहने लगे। उसके बाद यूएस में गोल्ड क्राइसिस होने लगे। हर कंट्री अपने पास कुछ गोल्ड रिजर्व में रखती है अपनी करेंसी को बैक करने के लिए। इसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि करेंसी कैसे काम करती है। आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वक्त यूएस में डिप्रेशन आ गया था। बहुत सारे बिजनेस बंद हो चुके थे, लोगों के पास जॉब नहीं थी और गवर्नमेंट पर भरोसा भी नहीं था। तब मार्केट में शेयर नीचे गिरने से जॉन को भी बहुत नुकसान हो रहा था। लाइक रेल, स्टील और बैंक के शेयर नीचे गिरने से उनकी कंपनी भी आधे दाम पर आ चुकी थी। तब जॉन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात की और बोला कि मैं आपको बैंक से गोल्ड दिलवाऊंगा और आपकी गवर्नमेंट से गोल्ड का बॉन्ड खरीदूंगा, जिससे लोगों का भरोसा अमेरिका पे बढ़ेगा और उससे मार्केट शेयर भी ग्रो होगा। ये डील साइन होने के बाद सिर्फ 22 मिनट में उन्होंने यूएस को गोल्ड दे दिया और बॉन्ड खरीदने स्टार्ट किए, जिससे मार्केट स्टेबल हुआ और स्टॉक भी ऊपर जाने लगे। अब लोगों का भरोसा भी अमेरिका पर बढ़ने लगा। इसके बाद जेपी मॉर्गन को मीडिया में रिस्पेक्ट भी मिलने लगी थी। जेपी मॉर्गन की डेथ 31 मार्च 1913 में हुई। तब उनकी एज 75 ईयर थी। वो रोम में वेकेशन मनाने गए थे, वहां उनकी डेथ हो गई। जेपी मॉर्गन हमेशा 9 से 10 महीने काम करते थे और 2-3 महीने ब्रेक लेते थे, जिसको वो अपना सक्सेस मंत्रा मानते थे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।